Hello everyone, I am back with a new poem of class 11th from your book Hornbill. The name of the poem is The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. Let's discuss something about our poet. Our poet was born on 1819 and he died on 1892. हमारे पोएट का जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी. ये एक अमेरिकन पोएट थे और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोएट थे. मतलब प्रभावित किसी को भी ये इनकी जो पोइट्री होती थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती थी. दूसरी बात, ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी थे. कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है ऐसे समाज में सनसनी या जो भी ये टॉपिक्स लिखते थे वो समाज के अगेंस्ट होता था. तो वो क्या होता था कि समाज के अगेंस्ट नहीं, समाज की कुरीतियों के अगेंस्ट होता था, जिससे क्या होता था कि समाज जब ये लिखते थे या इनकी पोइट्री कोई पढ़ता था तो बहुत ज़्यादा सनसनी फैल जाती थी. ठीक है, या ये एक टॉपिक बन जाता था, टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता था. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स. इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी बोला जाता है. फ्री वर्स का क्या मतलब होता है? एक ऐसी पोएट्री जिसमें मीटर नहीं होता है, राइम स्कीम नहीं होता है, कोई रिदम नहीं होता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पोम होते हैं जिसमें एंड का जो वर्ड्स होता है वो राइम करता है एक दूसरे से, एक फ्लो में होते हैं, एक गाने के तरीके में होते हैं. लेकिन इनके जो पोएम्स होते थे वो मीनिंगफुल तो होते ही थे, लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं होता था कि वो एंड में जा कर के वो राइम करें. ठीक है, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी बोला जाता था. इन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क्स भी लिखे हैं, जैसे कि लीव्स ऑफ ग्रास, ये उनका बहुत पहला और बहुत ही फेमस वर्क रह चुका है. सो लेट्स स्टार्ट द पोम. और एक और बात, ये एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट भी थे, एसेज भी लिखते थे, जर्नलिस्ट भी थे ये, और पोएट तो थे ही, राइटर तो थे ही. ओके, एंड हु आर्ट दाउ. हु आर्ट दाउ का मतलब होता है हु आर्ट दाउ. पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो पोम है वो कॉन्वर्सेशन है. ठीक है, हमारे पोएट और रेन के बीच में. ठीक है, ये एक कॉन्वर्सेशन है हमारे पोएट और रेन के बीच में. तो ये आपको ऐसा लगेगा कि बातचीत हो रही है. पोएट क्या करते हैं, उससे क्वेश्चंस करते हैं, रेन उसको आंसर करता है. ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉन्वर्सेशन चल रहा है हमारे पोएट और रेन के बीच में. तो सबसे पहले पोएट सवाल करते हैं, हु आर्ट दाउ. तुम कौन हो? हु आर यू. दाउ का मतलब होता है यू. हु आर यू. ठीक है, ये सवाल पोएट करते हैं रेन से. आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. रेन को शावर भी बोला जाता है, SHOWER. जब हल्की, देखो रेन का अलग अलग टर्म्स होता है. जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोरिंग. इट इज़ पोरिंग, POURING. जब ऐसे झिमझिम वाली बारिश होती है तो उसको कहते हैं ड्रिजलिंग, DRIZZLING. ठीक है, तो इसी तरीके से बारिश को शावर भी बोला जाता है. ठीक है, तो पोएट सवाल करते हैं शावर से, यानी कि रेन से, कि तुम कौन हो. और ये रेन को क्या बुलाता है? सॉफ्ट फॉलिंग बोला जा रहा है. मतलब बारिश बहुत तेज़ नहीं हो रही है, धीमी धीमी हल्की हल्की बारिश हो रही है. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर. और पोएट को ये जान करके यह हमें बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि जो रेन है उसने आंसर भी किया. एंड एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि नीचे बताया गया है, ट्रांसलेट किया गया है. पोएट जो रेन का जो आंसर था उसको पोएट ने क्या किया, ट्रांसलेट करके वो हमें बता रहे. क्योंकि ऑब्वियसली जो बारिश हो रही होगी वो उसमें या तो पिटर पैटर आवाज़ होगा या चैटरिंग साउंड होगा, जिस तरीके की भी आवाज़ होगी. तो पोएट ने क्या किया, उसको ट्रांसलेट करके हमें जवाब दिया है. वो जवाब क्या है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. कि मैं कौन हूँ? मैं अर्थ की कविता हूँ. अर्थ की कविता हूँ मैं. अर्थ यानी धरती की कविता हूँ, क्योंकि ये धरती से ही निकलता है ना. जो रेन का कहना है कि उसका ओरिजिन कहाँ है? उसका ओरिजिन धरती है. ये जो अर्थ है वही उसका ओरिजिन है, इसीलिए वो अर्थ का गाना है, एक संगीत है. ठीक है,
इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का मतलब वो कहता है कि अंत, जिसका कोई अंत नहीं है, मैं वहाँ से निकलता हूँ, ठीक है। इटर्नल यहाँ किसे बोला गया, अर्थ को बोला गया, जिसका कोई अंत नहीं है, मैं वहाँ से निकलता हूँ। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट। इम्पैल्पेबल का मतलब इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि वो है, ठीक है, लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता है। ऐसी चीज़ जिसको टच नहीं कर सकते हैं आप। अब देखो ये ऐसी बात क्यों बोलता है, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड। थोड़ा सा साइंस में जाते हैं। जब धूप होती है, वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, तो जब धूप होती है तो बॉटमलेस सी यानी समंदर का पानी, ज़मीन पे जो पानी है वो सब क्या होता है, सब इवेपोरेशन होता है और वाटर वेपर बन जाता है, तब वो ऊपर जाता है। तो वो वाटर वेपर क्या होता है, हम लोग को दिखाई तो नहीं देता ऊपर जाते हुए, तो यानी कि ये प्रोसेस चल रहा है, इम्पैल्पेबल है, जिसको टच नहीं किया जा सकता। तो ये अदृश्य होकर के क्या होता है, धरती से उठता है, आई राइज इटर्नली, ठीक है, जो कभी ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये उठ रहा है ज़मीन से अपवर्ड टू हेवन। और कहाँ जा रहा है, हेवन की तरफ जा रहा है, यानी क्लाउड्स की तरफ, आसमान की तरफ जा रहा है। वेंस, वेयर, वेंस का मतलब वेयर, जहाँ, वेंस मीन्स वेयर, जहाँ, वेंस वेयर, हु आर्ट दाउ, हु आर यू। ये ज़्यादातर शेक्सपियरियन पोइट्री में, एलिजाबेथन पोइट्री में ये सारे लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में, उसी लैंग्वेज में इस पोएम को भी लिखा गया है, ठीक है। वेंस यानी वेयर, वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड गेट द सेम। कितनी अच्छी बात कही गई है, देखो, वेंस वेयर, वेगली, वेगली का मतलब होता है धुंधला, ठीक है, जहाँ पे वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, जहाँ पे धुंधला ही वो ऊपर जाता है तो वो धुंधला ही होता है, वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है, वो कंडेंस होता है क्लाउड में, और फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, सब एक जगह पे जुड़ जाता है, यानी वो क्लाउड में इकट्ठे हो जाते हैं। चेंज्ड एंड येट द सेम, फॉर्म भले ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे रेन क्या है, वाटर अपने डिफरेंट फॉर्म की बात कर रहा है कि पहले तो वो क्या था, वाटर वेपर के रूप में यानी गैस के रूप में ऊपर जा रहा है, तो गैसियस फॉर्म में है, फिर वो ऊपर जा करके वो लिक्विड भी तो बन जा रहे हैं, या क्लाउड में वो क्लाउड फॉर्म मतलब सॉलिड शेप ले लिया है, वही क्लाउड ही तो फिर गिरता है। तो ये वाटर क्या कर रहा है, अपने डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहा है कि वो भले ही अलग अलग फॉर्म ले लेता है, लेकिन रहता तो एक ही है, येट द सेम। इतने अलग अलग फॉर्म्स लेने के बाद भी वो है क्या, वो सब सेम ही हैं। वो आइस भी है तो भी H2O ही है, वो वाटर वेपर है तो भी H2O ही है, और वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है तो भी H2O ही है। फॉर्म तो सबका सेम ही है। ऑल राइट, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डिसेंड का मतलब होता है उतरना, उड़ेल देना, गिरा देना, ठीक है। तो बोलता है कि मैं गिरता हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स, धोने के लिए, लेव का मतलब धो देना, डिसेंड मतलब गिरना, और लेव का मतलब धोना, वॉश, ठीक है। तो वो आसमान से जब रेन गिरता है तो क्या धो देता है, ड्रॉट्स, बंजर हो जाती है जो ज़मीन, सुखाड़ पड़ जाता है, तो वो सूखे को क्या कर देता है, बारिश होती है तो सूखा खत्म हो जाता है, यानी सारा सूखा धुल जाता है। एटमीज, जितने मॉलिक्यूल्स, डस्ट लेयर होते हैं जो ग्लोब में क्या है, डस्ट लेयर्स ऑफ ग्लोब, जितने पोल्यूशन होते हैं, जितने डस्ट, जो जब कोई चीज़ गीली नहीं होती, सूखी होती है, तो वो डस्ट क्या होता है, हल्का हो जाता है, उस वजह से पूरा एटमॉस्फेयर क्या पोल्यूटेड, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, गंदा दिखाई देता है। हम लोग सांस लेते हैं तो डस्ट इनहेल कर लेते हैं, तो वो क्या करता है, बारिश के होने से वो सब जितनी मैल है, जितनी गंदगी है, उसको सबको क्या कर देता है, धो देता है। तो यहाँ पे वो अपने क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है। एंड all that in them without me were seeds only latent unborn। और तो और वो अपने में, and all that in them without me, उनके अंदर जो ड्रॉट हैं, ड्रॉट यानी कि जो सूखा हो गया है, तो ज़मीन के अंदर, उनके अंदर क्या है, सीड्स है,
लैटेंट यानी अनबॉर्न, अभी भी वो जन्मे नहीं है, वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो बीज हैं उनमें पानी जाएगा तभी तो वो पौधे बनेंगे। तो बीज को किसका इंतज़ार है? पानी का इंतज़ार है कि उनमें नरिशमेंट आएगी, तब वो जा कर के प्रोसेस्ड होंगे और फिर वो पौधे बनेंगे। तो उनको किसका इंतज़ार है? रेन का इंतज़ार है। विदाउट मी वो सीड्स ओनली, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो सिर्फ बीज ही रह जाएंगे, अनबॉर्न रह जाएंगे। ठीक है, छुपे, लैटेंट मीन्स हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है तो सीड्स तो ज़मीन के अंदर ही रह जाएंगे, कोई उनको देख नहीं पाएगा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। और वो अब अपने कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है। रेन अपने कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है कि एंड फॉर एवर, ये मेरी ड्यूटी है, मैं हमेशा, बाई डे नाइट, दिन और रात, जहाँ से मेरा ऑरिजिन हुआ है, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, मैं उसका जन्म तो धरती से हुआ और मैं उसी धरती को वापस क्या देता हूँ? लाइफ देता हूँ, ज़िंदगी देता हूँ। क्योंकि रेन नहीं होगी तो धरती पे लाइफ क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। भले ही 70% वाटर है, स्टिल विदाउट रेन देयर इज़ नो लाइफ ऑन अर्थ। तो ये क्या बोलता है कि भले ही मेरा ऑरिजिन, मेरा जन्म इस धरती से ही हुआ है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और मैं वापस इस धरती को क्या करता हूँ? ज़िंदगी देता हूँ। क्योंकि रेन होता है तभी तो बारिश होती है, तभी तो पेड़ पौधों को बारिश मिलती है, नदियाँ भरती हैं, फ्रेश वाटर हम लोगों को मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर भरते हैं और जितने एनिमल्स हैं वो पानी पीते हैं, पौधों को पानी मिलता है, हरियाली होती है चारों तरफ, तो ह्यूमिडिटी रहती है। तो हर एक चीज़ जो क्या है वो इंटर रिलेटेड है वाटर से। वाटर के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ना इरिगेशन पॉसिबल है, ना सिंचाई हो पाती है, ना खेती हो पाएगी, कोई भी चीज़। बहुत सारी, मतलब अर्थ का आप देखें तो 99% काम वो वाटर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ क्या होगा? रुक जाएगा। और धरती कैसे चल रही है? वाटर से चल रही है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं वापस अपने ही, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, मैं उनको फिर से ज़िंदगी देता हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसको पवित्र बनाता हूँ। क्योंकि बारिश होने से देखो आपके छत पे बहुत गंदगी जम गई है, रोड गंदा हो गया है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो देखो पूरा रास्ता साफ नज़र आने लगता है। उसके पहले रोड पे क्या होता है? धूल होती है, पत्ते झड़े होते हैं, कुछ इधर उधर गिरा होता है, फेंका होता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो सब कुछ धुल जाता है, सब ब्यूटीफाई हो जाता है, सब सुंदर हो जाता है। सारे पेड़ पौधों पे जितना डस्ट, गंदगी, पोल्यूशन वो जमा होता है पत्तों पे, वो सब धुल जाती है, सब कुछ हरा हरा सुंदर, सब ग्रीनरी, फूल सुंदर दिखने लगते हैं। तो वाटर क्या करता है? हर चीज़ को बहुत लाइवली बनाता है, ब्यूटीफाई कर देता है, उसमें ब्यूटी ऐड कर देता है, सुंदर बना देता है। For song issuing from its birthplace and fulfillment wandering। अब यहाँ पे ये पोएट रेन खुद को सॉन्ग से कंपेयर करता है, एक गाने से कंपेयर करता है। ठीक है, वो कहता है कि जिस तरीके से एक गाने का कर्तव्य होता है, एक गाना, उसका काम होता है क्या? कि किसी को कुछ भी फील हो, उसका काम है। एक गाना कोई बनाता है किसी के प्लेजर के लिए, कि अच्छा लगेगा उसको सुन करके, उसमें रिदम होगा, वो जब लिसनर्स के कान में पड़ेगा तो लिसनर्स झूमेंगे, उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लिसनर कौन है, वो अपना काम करता है, लिसनर्स के कान तक जाता है। उसको आम म्यूज़िक से कंपेयर इसीलिए किया गया है। उसी तरीके से रेन क्या करता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दुनिया में क्या चल रहा है, उसका काम है बरसना, उसका काम है ज़िंदगी देना लोगों को, उसका काम है धरती को जीवन देना, उसमें लाइफ लाना, और वो काम निस्वार्थ होकर के करता है। जैसे कि एक सॉन्ग करता है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। इशूइंग मतलब अपने बर्थ प्लेस से निकलना। एक म्यूजिशियन जब म्यूज़िक बनाता है आफ्टर फुलफिलमेंट, वो अपने लिसनर्स के खुशी के लिए बनाता है, तो वो लिसनर्स उसको सुनते हैं, झूमते हैं, एंड वंडरिंग, और इधर उधर घूमता रहता है ना। गाना एक जगह नहीं रुकता है,
एक के साथ दूसरे एक जन सुनता है, फिर उसको दूसरे को सुनना बहुत अच्छा गाना बना है, ये गाना बहुत अच्छा है, या इसको सुनना नहीं, या नहीं भी लोग अच्छा बोले, वो गाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है। उसी तरीके से रेन हर एक प्रोसेस में अपने साइकिल में एक जगह से दूसरे जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करते रहता है, जस्ट बिकॉज उसको अपने कर्तव्य को पूरा करना है, उसको वापस अपने ओरिजिन को क्या करना है, लाइफ देना है। उसी तरीके से एक म्यूजिशियन को खुश करना है कि म्यूजिशियन म्यूज़िक बनाता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या पैसे के लिए, जिस चीज़ के लिए भी बनाया होगा, तो लास्ट में म्यूज़िक क्या करता है, उसको फुलफ़िल करता है। वो म्यूज़िक से कमाए हुए पैसे म्यूजिशियन के पास जाते हैं, या म्यूज़िक अगर अच्छा लगा हो किसी को तो वो प्रेज़ किसको मिलता है, म्यूजिशियन को मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन किसको मिलता है, म्यूजिशियन को मिलता है। उसी तरीके से धरती जो रेन को क्रिएट की है वो वापस आकर के रेन को क्या करता है, लाइफ दे देता है। तो ये सर्कल है, इसीलिए रेन को यहाँ पे सॉन्ग से कंपेयर किया गया है। जिस तरीके से म्यूजिशियन सॉन्ग को बनाता है अपने लिसनर्स को प्लीज़ करने के लिए, और वो वापस म्यूजिशियन तक आ जाता है, क्योंकि लोग सॉन्ग को नहीं बोलते हैं कि अरे ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, लोग बोलते हैं अरे वो सिंगर वो गाया है या वो म्यूजिशियन उसको बनाया, तो वो प्रेज़ किसको मिल रहा है, म्यूजिशियन को मिल रहा है। उसी तरीके से रेन जो धरती से निकली है वो सब धरती, लास्ट में सुंदर कौन दिख रहा है, धरती सुंदर दिख रही है, और ब्यूटीफाई कौन हो गया, धरती ब्यूटीफाई हुई है, हमारा आसपास का सराउंडिंग ब्यूटीफाई हुआ है। ठीक है, किसकी वजह से, रेन की वजह से। ऑलराइट, प्रेज किसको मिल रही है, म्यूजिशियन को मिल रही है, किसकी वजह से, सॉन्ग की वजह से। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, इसीलिए यहाँ पे रेन और सॉन्ग को कंपेयर किया गया। वंडर का मतलब होता है भटकना, तो ये लोग भटक कहीं कितना भी भटके वापस अपने पर्पस को फुलफिल करके अपने बर्थ ओरिजिन के पास ही आ जाते हैं। रेकेड और अनरेकेड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। रेकेड और अनरेकेड, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने इनको पसंद किया, किसने इनको पसंद नहीं किया। कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बारिश कम होती है, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे बाढ़ आ गया और कहाँ पे कम पानी थोड़ा कम हो गया, या किसको गाना पसंद आया, किसको गाना नहीं पसंद आया। ये रेकेड का मतलब होता है फिक्र करना, अनरेकेड का मतलब होता है फिक्र ना करना। एक्चुअली दैट इज़ रेक्ड और अनरेक्ड। तो यहाँ पे रेकेड लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ते हैं रेक्ड, जिसका मतलब होता है फिक्र ना करना, परेशान ना होना, और ये है अनरेक्ड। ऑलराइट, रेक्ड और अनरेक्ड, ड्यूली लव रिटर्न्स। ड्यूली विधिवत, ठीक है, जो इनका कर्तव्य है उस प्यार के साथ ये लोग वापस अपने जो लव इन लोग को मिलना चाहिए उस लव के साथ ये लोग वापस आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, उसी जगह वापस आते हैं जहाँ से ये लोग निकले हैं, जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, जहाँ से इनका जन्म हुआ है। तो ये एक तरीके से देखो कि ड्यूली का मतलब विधिवत, मतलब जो साइकिल चला हुआ है, जो विधि जिस प्रोसेस से जाना है इनको, ये उसी प्रोसेस से होते हुए अपने पर्पस को, अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं और अपने ओरिजिन के पास आ जाते हैं। एक तरीके से इसको रियल लाइफ से कंपेयर करके देखो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आपका कर्तव्य है आपके ओरिजिन की तरफ, यानी आपके पेरेंट्स की तरफ, आपके माँ बाप की तरफ, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग क्या बोल रहे हैं और आपको उनको कैसे, या आपका बहुत सारा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी इच्छाएं हैं, उन सब चीज़ को असाइड रखते हुए आपको एट द एंड किसको फुलफ़िल करना चाहिए, आपको विधिवत आकर के अपने पेरेंट्स के को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। सो यू कैन से कि पोएट का तो एक कॉन्वर्सेशन था, पोएट ने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, हु आर यू, और रेन ने इतना सारा जवाब दिया, अपने बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, अपने कर्तव्य के बारे में बताया, अपने ओरिजिन के बारे में बताया, अपने डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया, है ना, अपने नेचर के बारे में बताया, सब कुछ बताया, और लास्ट में हम लोगों को ये याद दिलाया कि कुछ भी हो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन तुमको जिस चीज़ के लिए जन्म दिया गया है
तुमको अपना सब कुछ काम करो, अपने जीवन में अपना करियर, अपने लाइफ, अपनी इच्छाएं, अपने ड्रीम्स, अपने टेम्पटेशन सब पूरे करो, लेकिन इन सब के बाद अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कहाँ आना है? अपने बर्थ प्लेस पे, यानी यू हैव योर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर। ठीक है, वो हैं जिनकी इच्छाओं को, जिनको फुलफ़िल करना है आपको, जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनका देखभाल करना आपका कर्तव्य है, और आपको वहाँ एट द एंड वापस आना चाहिए। जब एक नेचर का चीज़ जिसमें फीलिंग्स नहीं हैं, जो यू कैन से जिसमें ज़िंदगी नहीं है, रेन भले ही नेचुरल चीज़ है बट दैट इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, सॉन्ग एक यू कैन से मैन मेड चीज़ है, लेकिन उसमें जान नहीं है, वो नॉन लिविंग है। तो ये दो नॉन लिविंग चीज़ होने के बाद भी ये लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं भूलते हैं। सब कुछ करने के बाद, अपने हर पर्पस को फुलफ़िल करने के बाद, अपना लास्ट पर्पस इनका जो बचता है, इनका जो लास्ट ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके बर्थ प्लेस की तरफ, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। तो एज ह्यूमन हम लोग यहाँ ये काम करने में पीछे क्यों रह जाते हैं? हम लोग ये चीज़ को क्यों भूल जाते हैं? तो दिस इज़ व्हाट द पोएट वांट्स टू यू कैन से रेफर, और वो अपने इस कॉन्वर्सेशन से ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यू कैन से कि उसके नेचर पे या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग क्यों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स क्यों भूल जाते हैं। तो दैट इज़ अ थिंग वी मस्ट रिमेंबर, जो चीज़ हम लोग को याद रखनी चाहिए, जो याद रखने वाली भी है। ठीक है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग सम ऑफ द थिंग्स. I think the poem is finished. Now I must tell you, poem सबसे पहले फ्री वर्ड्स है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ठीक है, पूरे पोम को यू कैन से हर एक जगह पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब रेन को यहाँ पे एज अ पर्सन दिखाया गया है। तो पहला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पूरे पोम को पर्सन से कंपेयर किया गया है। रेन को लिविंग बीइंग के जैसा दिखाया गया है, वो अपने पर्पस को फुलफिल कर रहा है, वो हर एक चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो आई एम द पोम ऑफ अर्थ, यहाँ आई कौन है? रेन है, जो कि ह्यूमन है। ठीक है, तो इसीलिए एज अ पर्सन उसको दिखाया गया, तो पर्सोनिफिकेशन। देन मेटाफर यूज़ किया गया है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, यहाँ पे भी मेटाफर है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। लाइक और वो नहीं बताया गया है। रेन को कंपेयर किया गया है डायरेक्टली, सॉरी इनडायरेक्टली पोम से। क्या बोला गया है? आई एम द पोम ऑफ अर्थ। आई सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन हो गया, पोम से कंपेयर किया गया अर्थ को, पोम ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे पोम क्या हो गया? मेटाफर हो गया। ये लाइन में मेटाफर यूज़ किया गया है। आई थिंक दैट्स इट। मोर और लेस वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। अगेन इम्पैल्पेबल मीन्स जिस चीज़ को छुआ नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है। हु आर्ट दाउ, हु आर यू? पोएट रेन से सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं कि तुम कौन हो। फिर वेगली का मतलब होता है धुंधला, जो साफ नहीं दिखाई देता है वो। और रेन किस तरीके से अपने नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं सॉफ्ट, पोएट ने सबसे पहले रेन को क्या बताया है? सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, शावर का मतलब भी रेन ही है, और सॉफ्ट फॉलिंग यानी कि बारिश क्या हो रही है? अभी धीमी धीमी हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। ठीक है, देन इटर्नल आई राइज, मैं इटर्नल मीन्स कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जो कभी जिसका कभी अंत नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड इटर्नल, नेवर एंडिंग। और वो मैं निकलता हूँ, अर्थ से निकलता हूँ
एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी यानी कि समंदर का ही पानी वाटर एवेपोरेट होता है, एवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है वो ऊपर जाता है, वहाँ पे जा कर के अपवर्ड टू हेवन, क्लाउड्स की तरफ जाता हूँ। अपवर्ड हेवन मतलब आसमान यानी स्वर्ग, स्वर्ग की तरफ जाता हूँ। वेंस वेयर वेगली फॉर्म्ड, धुंधला धुंधला बन जाता हूँ, क्लाउडी धुंधला होता है ना। ऑल टुगेदर चेंज, सब बदल जाता है, लेकिन येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं एक ही रहता हूँ। क्लाउड बने, वाटर बने, आइस बने या रेन बने, सबका फॉर्म सेम रहता है। ऑलराइट, देन आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, मैं गिरता हूँ, फिर से वो नीचे आता हूँ, किस लिए? टू लीव द ड्रॉट, क्या करने के लिए? बारिश जो सुखाड़ है उसको धोने के लिए, जो सूखा पड़ चुका है जहाँ जहाँ उसको वॉश करने के लिए। एटमीज, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको धोने के लिए। डस्ट लेयर्स, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, डस्ट लेयर्स यानी कि जो ग्लोब यानी अर्थ पे जो चीज़ें, जो छोटी छोटी पार्टिकल, जो गंदगी जम गई है उसको, उनको धोने के लिए। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और लैटेंट अनबॉर्न, और ये सब मेरे बिना क्या हैं? महज बीज रह जाते। अगर मैं नहीं आता हूँ तो ये छुपे हुए ज़मीन के अंदर क्या बीज ही रह जाएंगे, नए पौधे नहीं उग पाएंगे, क्योंकि नए पौधों को उगने के लिए पानी की ज़रूरत है। एंड फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक माई लाइफ, गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन, और फॉर एवर, हमेशा, देखो यहाँ पे हमेशा की बात की गई है, मतलब रेन कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलेगा। डे नाइट, दिन रात, आई गेव बैक लाइफ, मैं अपने ऑरिजिन को ज़िंदगी देता रहूँगा। आई गिव बैक लाइफ एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, उसको पवित्र बनाऊँगा और ब्यूटिफाई करूँगा, खूबसूरती लाऊँगा उसमें। फर्स्ट सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, जिस तरीके से एक गाना अपने बर्थ प्लेस से निकलता है, एक म्यूजिशियन से निकलता है, इधर उधर भटकता है, अपने पर्पस को फुलफिल करता है, यानी कि लिसनर्स को खुश करता है, और वापस कहाँ आता है? एक अपने म्यूजिशियन के पास ही रह जाता है। रेक्ट और अनरेक्ट, किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, मैं विधिवत प्यार के साथ ही वापस आऊँगा, मतलब लोग मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो हमेशा अपने कर्तव्य को निभाते हैं, जिस तरीके से रेन निभा रहा है, जिस तरीके से एक सॉन्ग निभा रहा है। तो पोएट, हम ह्यूमन से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग भी अपने कर्तव्य को विधिवत निभाएं और अपने माँ बाप, पेरेंट्स को की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करें। थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज द वीडियो। Thank you.